हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमपीएससी 004 का चैप्टर 10 को पढ़ेंगे। इसका नाम है बहुराष्ट्रीय निगम और उनका प्रभाव राज्य देशों पर। यूनिट 10 मल्टीनेशनल्स कॉरपोरेशन एंड स्टेट। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, एमएनसीज होती हैं, उनको बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। जैसे कि गूगल हुआ, अमेजोन हुआ, कोका कोला हुआ, पेप्सी हुआ। तो उसकी परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। जो कंपनी या निगम मूल रूप से एक देश में स्थापित होकर, यानी जिनका एक दफ्तर एक देश में हो, किसी भी पश्चिमी देशों में, और वह अन्य देशों में अपनी शाखाओं का विस्तार करता है तथा वस्तुओं का निर्माण और व्यापार करता है, वह बहुराष्ट्रीय निगम कहलाता है। वहाँ इनका दफ्तर होगा अमेरिका में और इनकी शाखाएं फैली हर एक देशों में, और वहाँ पर उनका वस्तुओं का निर्माण होता है और व्यापार भी होता है, तो उनको बहुराष्ट्रीय निगम कहते हैं। जैसे कि कोका कोला, पेप्सी, कोलगेट, गूगल आदि। इन एमएनसीज का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव बहुत ही व्यापक है। इन बहुत व्यापक पड़ता है, आर्थिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। अब देख लेते हैं, एक राज्य को अपने क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसीज को आकर्षित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें जरूरत होती हैं। उत्कृष्ट बुनियादी सुविधाएं। एक राज्य को एक अच्छी परिवहन संचार होना चाहिए, परिवहन का साधन होने चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए, संचार, ऊर्जा और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। यह एमएनसीज के लिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें उत्पादन और विपणन समस्याएं नहीं होती। कानूनी सुरक्षा। एक सुदृढ़ कानूनी प्रणाली और व्यावसायिक नियमों का अनुपालन एमएनसीज को विश्वसनीयता प्रदान करता है, भरोसा दिलाता है। श्रम और जल सांस्कृतिक संपत्ति। उत्कृष्ट श्रम विविधता। एक अच्छी कुशल श्रम विविधता होनी चाहिए, काम करने वाले होने चाहिए, और शिक्षित कार्यबल होना चाहिए, पढ़े लिखे काम करने वाले होने चाहिए। एमएनसीज को कार्य करने के लिए प्रभावी बनाते हैं और इन्हें अच्छे लगते हैं। कर प्रोत्साहन। आकर्षण कर प्रोत्साहन निवेश को बढ़ावा देता है, यानी कम से कम टैक्स लेना उनसे, तो निवेश करने में वे खुशी रहते हैं कंपनियां। प्रवासी कार्यकर्ता का परिचय। प्रवासी कार्यकर्ता के संचार की सुविधा एमएनसीज के लिए आवश्यक है क्योंकि वे अक्सर विभिन्न देशों में काम करने आते हैं। शिक्षा और अनुसंधान अनुसंधान संगठन। उच्च शिक्षा और अनुसंधान संगठन एमएनसीज को उत्पादन में नई नवीनतम तकनीक उन्नति प्रदान करते हैं। राजनीतिक स्थिरता। एक स्थिर और सुरक्षित राजनीतिक वातावरण, यानी कोई दंगे वंगे नहीं चल रहे और राजनीतिक नॉर्मल हो वहाँ की पॉलिटिक्स, एमएनसीज को आत्मविश्वास का अनुभव कराता है और वे दीर्घकालीन योजनाओं के लिए निवेश करते रहते हैं उस देश में। पर्यावरणीय प्रणाली। अच्छी पर्यावरणीय प्रणालियों का होना, बारीकी से संवाहन किया जाता है, जो एमएनसीज को आकर्षित करता है। ये सभी उपाय राज्य को विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण बनाने में मदद कर सकते हैं, तो फिर एमएनसीज को उस देश में निवेश करने में प्रेरित करते हैं। फिर देख लेते हैं एमएनसीज और राज्य के बीच में सहयोग और संघर्ष। आर्थिक प्रभाव। एमएनसीज का राज्यों की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव होता है। ये निगम न केवल रोजगार सृजन करते हैं, नहीं रोजगार को उत्पन्न करते हैं, बल्कि अपने निवेश से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के माध्यम से कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन इकाइयों स्थापित की, जिस रोजगार और तकनीकी विकास हुआ। भारत में जब भारत ने विदेश नीति अपनाई और उसमें एफडीआई का निवेश, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों ने निवेश किया, तो वहां पर बहुत सारा रोजगार हुआ और आर्थिक स्थिरता बनी, विकास करने भारत को, क्योंकि टैक्स के रूप में बहुत सारा पैसा मिला उन कंपनियों से, और रोजगार और तकनीकी में विकास हुआ। राजनीतिक प्रभाव। एमएनसीज का राज्यों की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ता है। वे नीति निर्माण प्रक्रिया में अपने हितों की रक्षा के लिए लॉबिंग करते हैं, यानी अपने हित के अंदर ही ऐसी पार्टियों को पैसा चंदा चढ़ाते हैं कि जो उनके हित में रहे हुए, कि बाद में उन्हें कुछ पास करवाना हो तो वे उनके लिए काम करें। उदाहरण के लिए कुछ बड़ी कंपनियां कर नीतियों में अपना अनुकूलन परिवर्तन करने के लिए सरकारों पर दबाव डालती हैं। सांस्कृतिक प्रभाव। एमएनसीज का सांस्कृतिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है। वे अपनी उत्पादन और विपणन नीतियों के माध्यम से उपभोक्ता संस्कृति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय बाजार में मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला और अन्य कंपनियों ने खाद्य और पेय पदार्थों की आदतों को बदल दिया, यानी ये फास्ट फूड खाने लगे बंदे, और ये सब शरीर को गलाने वाली चीजें हैं, इनका सेवन ज्यादा होने लगा। फिर देख लेते हैं भारत में स्थिति। भारत में राष्ट्रीय निगमों का उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद तेजी से हुआ। 1991 के बाद से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोला, जिससे कई एमएनसीज ने यहाँ अपने कारोबार शुरू किए। 1991 के बाद भारत ने विदेशी निवेश के लिए अपनी खुली अर्थव्यवस्था का जो अपनाई थी, उसको अपनाया, जिससे बहुत सारी एमएनसीज कंपनियां भारत में आई, उन्होंने अपना कारोबार लगाया यहाँ पर। इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। रोजगार तो बढ़े, तकनीकी विकास हुआ, आर्थिक वृद्धि हुई, और चुनौतियां भी देख लेते हैं। रोजगार। बहुराष्ट्रीय निगमों ने लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए।
वे भारत के विभिन्न हिस्सों में उत्पादन इकाइयां और कार्यालय स्थापित कर रहे थे। तकनीकी विकास यानी एमएनसीज के आगमन से भारत में तकनीकी और ज्ञान का हस्तांतरण हुआ। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लेके आए, वे अपने साथ मशीनें लेके आए, जैसे कि आईटी सेक्टर में जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और आईबीएम ने भारतीय प्रतिभा का भरपूर उपयोग किया और अच्छा विकास किया उन कंपनियों ने अपना। आर्थिक वृद्धि, एफडीआई के माध्यम से भारत में निवेश बढ़ा, जिससे आर्थिक विकास को गति मिली। कई एमएनसीज ने भारत में अपने अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित किए। चुनौतियां क्या रही एमएनसीज? हालांकि एमएनसीज की उपस्थिति ने कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न की। उनमें से कुछ भारतीय बाजार पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश करते रहे, यानी अब हमारा ही हक जमाने लगे बाजार पर कुछ कंपनियां, जिससे छोटे और स्थानीय व्यवसाय जो छोटे मोटे जो कुटीर उद्योग थे वे खत्म होने लगे, उन पर दबाव पड़ने लगा। इसके अलावा कुछ एमएनसीज पर पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया जाता है, यानी हद से ज्यादा प्रदूषण फैलाने लगे, हद से ज्यादा कटाई करने लगे पेड़ों की। अब कुछ कंपनियां देख लेते हैं जो एमएनसीज मानी जा सकती हैं, बड़ी कंपनियां, कुछ इंडियन कंपनीज हैं और कुछ विदेशी कंपनियां हैं। भारत में टाटा समूह है। भारत का टाटा समूह एक प्रमुख उदाहरण है। यह समूह स्टील, मोटर वाहन, सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता, वस्त्र और अन्य कई क्षेत्रों में कार्यरत है। टाटा के संचालन केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में फैले हुए हैं। टाटा मोटर्स की जगुआर यानी जगुआर गाड़ी है जो लैंड रोवर इकाई इंग्लैंड में आधारित है और यह कंपनी विश्व भर में अपने वाहनों का उत्पादन का विपणन करती है। ये थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे जगुआर में, तो इसको आप देख लेना। उदाहरण के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो वाली। भारत की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आरआईएल एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगम है। यह कंपनी पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, तेल और गैस अन्वेषण, कपड़ा, खुदरा और टेलीकॉम जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। रिलायंस जियो, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री की एक बड़ी इकाई है, ने भारत के टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति ला दी और इसका प्रभाव आप सभी ने देखा। इसका प्रभाव विदेशों में भी देखा जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया भर में विभिन्न देशों में अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिससे यह एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बन गई। इन्फोसिस, इन्फोसिस एक प्रमुख भारतीय आईटी सेवा कंपनी है जो सॉफ्टवेयर विकास, बिजनेस कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और आज यह कंपनी दुनिया भर में फैली हुई है, जिसमें अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य कई देशों में इसके कार्यालय, सेवा केंद्र हैं। इन्फोसिस ने वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत स्थिति बनाई और भारतीय आईटी उद्योग को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिंद्रा ग्रुप एक प्रमुख भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है जो ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, वित्तीय सेवाएं, आईटी और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। महिंद्रा की वाहनों की इकाई महिंद्रा एंड महिंद्रा दुनिया के कई देशों में अपने उत्पादों का निर्यात करती है। इसके अलावा महिंद्रा ट्रैक्टर्स का दुनिया भर में बड़ा बाजार है, खासकर अमेरिका और चीन में। इस प्रकार महिंद्रा ग्रुप ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। फिर देख लेते हैं विप्रो लिमिटेड एक प्रमुख भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो आईटी सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ और कंसल्टिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। विप्रो के ग्राहक दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिसमें प्रमुख वैश्विक कंपनियां शामिल हैं। कंपनी ने अमेरिका, यूरोप, एशिया और अन्य क्षेत्रों में अपने सेवा केंद्र और कार्यालय स्थापित किए हुए हैं, जिससे यह एक प्रमुख वैश्विक आईटी सेवा प्रदाता बन गई है। अब कुछ विदेशी कंपनियां देख लेते हैं। एक तो एप्पल फोन, एप्पल एक प्रमुख अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सेवाओं को डिजाइन, विकास और बिक्री करती है। एप्पल के उत्पाद जैसे कि आईफोन, आईपैड, मैक और एप्पल वॉच दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं। एप्पल की उत्पादन इकाई मुख्य चीन में स्थित है, जबकि इसके डिजाइन और विकास केंद्र अमेरिका में है। भारत में भी एप्पल ने अपने स्टोर्स खोले हैं और उत्पादन इकाइयों की स्थापना की है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान हो रहा है। फिर गूगल है, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, आप इनको पढ़ लीजिएगा, और अमेजोन, टेस्ला, ये कुछ विदेशी कंपनियां हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। फिर निष्कर्ष देख लेते हैं लास्ट में। विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति स्थापित की है और वे विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं। ये कंपनियां न केवल अपने निवेश यानी सिर्फ निवेश नहीं कर रही पर बल्कि उत्पादों के माध्यम से आर्थिक विकास में योगदान भी करती है, बल्कि नवाचार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करती है। क्यों नई टेक्नोलॉजी तो गरीब विकासशील देशों में लेके आते हैं, जब अपनी कंपनी स्थापित करते हैं तो वहां पर उन मशीनों का यूज कर वहां के देश विकसित होते हैं और उन मशीनों का वहां पर निर्माण करने लग जाते हैं। देखने से भारत में भी इन कंपनियों का प्रभाव व्यापक और महत्वपूर्ण है, जो देशों के आर्थिक और तकनीकी विकास में सहायक है। बहुराष्ट्रीय निगम और राज्य के बीच का संबंध सहयोग और संघर्ष दोनों का मिश्रण है।
जहाँ एक और एमएनसीज आर्थिक विकास, रोजगार और तकनीकी उन्नति में योगदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी प्रभाव डालते हैं। भारत के संदर्भ में बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रभाव व्यापक और गहरा है, जो देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना को निरंतर रूप से बदलता रहता है। तो ये चैप्टर इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसके एक्सप्लेन अच्छी लगी हो तो इसके नोट्स अच्छे लगे हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आपके दोस्तों को लास्ट टाइम पे ये नोट्स मदद करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे इसी नोट्स में शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।